हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध उपन्यास भाग 2 कवर करेंगे। इसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर डला हुआ है, भाग 1, तो आप लोगों को देखना हो तो देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हम लोग शुरू करते हैं। धर्मवीर भारती द्वारा प्रसिद्ध उपन्यास में से एक उपन्यास गुनाहों का देवता भाग 2। वैसे तो यह घर, यह परिवार चंदर कपूर का अपना हो चुका था। जब से वह अपनी माँ से झगड़कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए, यहाँ आकर बीए में भर्ती हुआ था और कम खर्च के ख्याल से चौंक कर एक कमरा लेकर रहता था। तभी डॉक्टर शुक्ला उनके सीनियर टीचर थे और उनकी परिस्थितियों से अवगत थे। चंदर की अंग्रेजी बहुत ही अच्छी थी और डॉक्टर शुक्ला उससे अक्सर छोटे छोटे लेख लिखवाकर पत्रिकाओं में भिजवाते थे। उन्होंने कई पत्रों के आर्थिक स्तंभ का काम चंदर को दिलवा दिया था और उसके बाद चंदर के लिए डॉक्टर शुक्ला का स्थान अपने संरक्षण और पिता से भी ज़्यादा हो गया था। चंदर शर्मीला लड़का था, बेहद शर्मीला। कभी उसने यूनिवर्सिटी के वजीफे के लिए भी कोशिश ना की थी, लेकिन जब बीए में वह सारी यूनिवर्सिटी में सर्वप्रथम आया तो स्वयं इकोनॉमिक्स विभाग ने उसे यूनिवर्सिटी के आर्थिक प्रकाशनों का वैतनिक संपादन बना दिया था। एमए में भी वह सर्वप्रथम आया और उसके बाद उसने रिसर्च ले ली। उसके बाद डॉक्टर शुक्ला यूनिवर्सिटी से हटकर ब्यूरो में चले गए थे। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे करियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को ही था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और उसको अपनी लड़की से बढ़कर माना। अपनी सारी मदद के बावजूद डॉक्टर शुक्ला ने उससे इतना अपनापन बनाए रखा कि कैसे धीरे धीरे चंदर सारी कैरियर खो बैठा, यह उसे खुद नहीं मालूम। यह बंगला, उसके कमरे, उसके लॉन, इसकी किताबें, इसके निवासी, सभी कुछ जैसे उसके अपने थे और सभी का उससे जाने कितने जन्मों का संबंध था। और यह नन्ही दुबली पतली रंगीन चंद्रकलीन सी सुधा, जब आज से वर्षों पहले वह 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी, तब से लेकर आज तक कैसे वह भी चंदर को अपनी होती हुई गई थी, इसे चंदर खुद नहीं जानता था। जब वह आई थी तब वह बहुत शर्मीली थी, बहुत भोली थी। 8वीं में पढ़ने के बावजूद वह खाना खाते वक्त रोती थी, मचलती थी तो वह कॉफ़ी फाड़ डालती थी और जब तक डॉक्टर साहब उसे गोदी में बिठाकर नहीं मनाते थे वह स्कूल नहीं जाती थी। 3 बरस की अवस्था में भी उसकी माँ चल बसी थी और 10 साल तक वह अपनी बुआ के पास से गांव में रही थी। अब 13 वर्ष की होने पर भी गांव वालों ने उसकी शादी पर जोर देना और उसकी शादी होने पर गांव की औरतों ने हाथ नचाना और मुंह मटकाना शुरू किया तो डॉक्टर साहब ने उसे इलाहाबाद बुलाकर 8वीं में भर्ती करा दिया। जब वह आई थी तो आधी जंगली थी, तरकारी में घी कम होने पर भी महाराजिन का चौका जूठा कर देती थी और रात में फूल तोड़कर न आने पर अक्सर उसे माली को दांत भी काट खाया करती थी। चंदर ने जरूर वह बेहद डरती थी, पर न जाने क्यों चंदर भी उससे नहीं बोलता था। लेकिन जब 2 साल तक उसके ये उपद्रव जारी रखे और अक्सर डॉक्टर साहब गुस्से के मारे उसे साथ ना खिलाते थे तो ना उससे बोलते थे, तो वह रो रो कर और सिर पटक पटक कर अपनी जान आधी कर देती थी। तब अक्सर चंदर ने पिता और पुत्री का समझौता कराया था। अक्सर सुधा को डांटा था, समझाया था और सुधा घर भर से अड़लड़
पुरवाई और विद्रोही झोंके की तरह तोड़फोड़ मचाते रहने वाली सुधा चंदर की आंख के इशारे पर सुबह की नसीम की तरह शांत हो जाती थी। कब और क्यों उसने चंदर के इशारों का यह मौन अनुशासन स्वीकार कर लिया था, यह उसे खुद नहीं मालूम था। और यह सब कुछ इतने स्वाभाविक ढंग से इतना अपने आप होता गया कि दोनों में से कोई भी इस प्रक्रिया को वाकिफ नहीं था, कोई भी इसके प्रति इतने जागरूक न था। दोनों का एक दूसरे के प्रति अधिकार और आकर्षण इतना स्वाभाविक था जैसे शरद की पवित्रता या सुबह की रोशनी। और मज़ा तो यह था कि चंदर की शक्ल देखकर छिप जाने वाली सुधा इतनी ढीठ हो गई थी कि उसका सारा विद्रोह, सारी झुंझलाहट, मिजाज की सारी तेजी, सारा तीखापन और सारा लड़ाई झगड़ा सभी की तरह से हटकर चंदर की ओर केंद्रित हो गया था। वह विद्रोहियों अब शांत हो गई थी, इतनी शांत, इतनी सुशील, इतनी विनम्र, इतनी मिष्टभाषिणी कि सभी को देखकर ताज्जुब होता था, लेकिन चंदर को देखकर जैसे उसका बचपन फिर लौट आता था। और जब तक वह चंदर को खिंचाकर छेड़कर लड़ नहीं लेती थी, उसे चैन नहीं पड़ता था। अक्सर दोनों में अनबोला रहता था, लेकिन जब 2 दिन तक मुंह फुलाए रहते थे और डॉक्टर साहब के लौटने पर सुधा उत्साह से उनके ब्यारों का हाल नहीं पूछती थी और खाते वक्त दुलार नहीं दिखाती थी, तो डॉक्टर साहब फौरन पूछते थे, क्या चंदर से लड़ाई हो गई क्या? फिर वह मुंह फुलाकर शिकायत करती थी, और शिकायतें भी क्या क्या होती थी। चंदर ने उसकी हेड मिस्ट्रेस का नाम एलिफोंडा श्रीमती हटनी रखा था। यह चंदर ने उसको डेविड के भाषण का प्रोवाइड नहीं बताया। यह चंदर कहता है कि सुधा की सखिया कोयला बेचती है, और जब डॉक्टर साहब कहते वह चंदर को डांट देंगे तो वह खुशी से फूल उठती और चंदर को आने पर आंख नाचाती हुई चिढ़ाती थी। कहो कैसी डांट पड़ी। वैसे सुधा अपने घर की पुरखिन थी। किस मौसम में कौन सी तरकारी पापा को माफ़ी पड़ती है, बाजार में चीज़ें की क्या भाव है, नौकर चोरी तो नहीं करता, पापा कितनी सिक्योरिटी का मेंबर है, पापा कितने सोसाइटियों का मेंबर है, चंदर ने इकोनॉमिक्स में कोर्स में क्या है, यह सभी उसे मालूम था। मोटर या बिजली बिगड़ जाने पर वह थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग भी कर लेती थी, और माध्यमिक का अंश तो उसमें इतना था कि हर नौकर और नौकरानी उससे अपना सुख दुख कह देते थे। पढ़ाई के साथ साथ घर का सारा काम काज करते हुए उसका स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ गया था, और अपनी उम्र के हिसाब से कुछ अधिक शांत, संयम, गंभीर और बुजुर्ग थी। मगर अपने पापा और चंदर, इन दोनों के सामने हमेशा उसका बचपन इठलाने लगता था। दोनों के सामने उसका हृदय उन्मुक्त था और स्नेह बाधाहीन। लेकिन हाँ, एक बात थी जिसे जितना स्नेह और स्नेह भरी फटकारे और स्वास्थ्य के प्रति चिंता अपने पापा से मिलती थी, वह सब बड़े निस्वार्थ भाव से वह चंदर को दे डालती थी। खाने पीने की जितनी परवाह उसके पापा उसकी ही रखते थे, ना खाने पर या खाने पर, कम खाने पर उसे जितने दुलार से फटकारते थे, उतना ही ख्याल वह चंदन का रखती थी। वह स्वास्थ्य के लिए जो उपदेश उसे पापा से मिलते थे, उसे और भी स्नेह में पाकर वह चंदर को दे डालती थी। चंदर के बच्चे खाना खाता है, यहाँ से जाकर घर पर कितनी देर पड़ता है, रात को सोते वक्त दूध पीता है या नहीं, इन सब का लेखा जोखा उसे सुधा को देना पड़ता। और जब किसी उसके खाने पीने की कोई कमी रह जाती थी तो सुधा की डांट खानी पड़ती थी। पापा के लिए सुधा अभी बच्ची थी, और स्वास्थ्य के मामले में सुधा के लिए चंदर अभी बच्चा था। और कभी कभी तो सुधा का स्वास्थ्य चिंता इतनी ज़्यादा हो जाती थी, चंदर बेचारा तो खुद तंदुरुस्त था, घबरा उठता था। एक बार सुधा ने कमाल कर दिया, उसकी तबीयत खराब हुई और डॉक्टर ने उसे
लड़कियों की एक टॉनिक पीने के लिए बताया। इम्तिहान ने जब चंदर कुछ दुबला सा हो गया तो सुधा अपनी बची हुई दवा ले आई और चंदर को जीत करके पियो इसे। जब चंदर ने किसी अखबार में उसका विज्ञापन दिखाकर बताया कि लड़कियों के लिए है, तब कहीं जाकर उसकी जान बची। इसीलिए जब आज सुधा ने चाय के लिए कहा तो उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जब कभी सुधा चाय बनाती थी तो प्याले के मुंह तक दूध भरकर उसमें 2-3 चम्मच चाय की पानी डाल देती थी, और अगर उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय की मांग की तो उसे खालिश दूध पीना पड़ता था। और चाय के साथ फल और मेवा का खुदा जाने क्या क्या। और उसके बाद सुधा का इकरार, ना खाने पर सुधा का गुस्सा और उसके बाद की लंबी चौड़ी मनोहर, इस सब से चंदर बहुत घबराता था। लेकिन जब सुधा उसे ड्यूटी रूम में बिछाकर जल्दी से चाय बना लाई तो उसे मजबूर होना पड़ा। और बैठे बैठे नसीहत बेबसी से उसने देखा कि सुधा ने प्याले में दूध डाला और उसके बाद थोड़ी सी चाय डाल दी, और उसके बाद अपने प्याले में चाय डालकर और 2 चम्मच दूध डालकर आप ठाठ से पीने लगे। और बेफितूली की दूधिया चाय का प्याला चंदर के सामने खिसकाकर बोली, पीजिए, नाश्ता आ रहा है। चंदर ने प्याले को अपने सामने रखा और उसे चारों तरफ घुमाकर देखता रहा कि किस तरफ से उसे चाय का अंश मिल सकता है। जब सभी ओर से प्याले में छीर नजर आया तो उसने हारकर प्याला रख दिया। क्यों पीते नहीं? सुधा ने अपना प्याला रख दिया। पिए क्या? कहीं चाय भी हो तो क्या? तो और क्या, खाली चाय पीजिएगा? दिमागी काम करने वालों को ऐसी ही चाय पीनी चाहिए। तो अब मुझे सोचना पड़ेगा, मैं चाय छोड़ूं या रिसर्च। ना ऐसी चाय मुझे पसंद, ना ऐसी दिमागी काम। लो, आपको विश्वास नहीं होता? मेरी क्लास फॉलो है गेसु कामची, सबसे तेज लड़की है। उसकी अम्मा उसे दूध में चाय उबाल कर देती है। क्या नाम है तुम्हारी सखी का? गेसु। बड़ा अच्छा नाम है। और क्या, मेरी सबसे घनिष्ठ मित्र है, और उतनी ही अच्छी जितना अच्छा नाम। जरूर जरूर, मुंह बिचकाते हुए चंदर ने कहा। और उतनी ही काली होगी जितने काले केसु। धत, शर्म नहीं आती किसी लड़की के लिए ऐसा कहते हुए? और हमारे दोस्तों की बुराई करती हो तब? तब क्या, वो तो सब हैं ही बुरे। अच्छा तो नाश्ता, पहले फल खाओ। और फिर प्लेट में छिल छिल कर संतरा रखने लगी। इतने में जो ही वह झुककर एक गिरे हुए संतरे को नीचे से उठाने लगी तो चंदर ने झट से उसका प्याला अपने सामने रख लिया और अपना प्याला उधर कर दिया और शांत चित्त से पीने लगा। संतरे की फांके उसकी ओर बढ़ाते हुए जो ही उसने एक घोट चाय ली तो वह चौंक कर बोली, अरे यह क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने इसमें दूध डाल दिया। तुम्हें दिमागी काम बहुत रहता है, चंदर ने ठाठ से चाय घूरते हुए कहा। सुधा उड़ गई और बोली नहीं। चाय खत्म करके चंदर ने घड़ी देखी। अच्छा लाओ, क्या टाइप करना है? अब बहुत देर हो रही है। बस यहाँ तो 1 मिनट बैठना बुरा लगता है आपको? हम कहते हैं कि नाश्ते और खाने के वक्त आदमी को जल्दी नहीं करनी चाहिए। बैठिए ना। अरे तो तुम्हें कॉलेज की तैयारी नहीं करनी है? करनी क्यों नहीं है? आज तो गेसु के मोटर पर लेते हुए तब जाना है। तुम्हारी गेसु और कभी मोटर पर चढ़ी है? जी, वो सुबेर हुसैन कामजी की लड़की है। उनके यहाँ 2 मोटर है और रोज़ तो उनके यहाँ दावतें होती रहती है। अच्छा, हमारी तो दावत कभी नहीं की। आहा, हाँ, गेसु के यहाँ दावत खाएंगे इसी मुँह से। जनाब, इसकी शादी भी तय हो गई है, अगले जाड़ों तक शायद हो भी जाए। छी, बड़ी खराब लड़की हो। कहाँ रहता है ध्यान तुम्हारा? सुधा ने मजाक में पराजित कर बहुत विजय भरी मुस्कान
से उसकी तरफ देखा। चंदर ने छेपकर निगाह नीचे कर ली तो सुधा पास आकर चंदर का कंधा पकड़कर बोली, अरे उदास हो गए? नहीं भैया, तुम्हारा भी विवाह तय कराएंगे, घबराते क्यों हो? और एक मोटी सी इकोनॉमिक्स की किताब उठाकर बोली, लो इस मुट्ठी में विवाह करोगे तो बातचीत कर लो, तब तक मैं वह निबंध लेकर आऊं टाइप कराने वाला। चंदन ने खिसियाकर बड़ी जोर से सुधा का हाथ दबा दिया। हाय रे! सुधा ने हाथ छुड़ाकर मुंह बनाते हुए कहा, लो बाबा, हम जा रहे हैं, काहे बिगड़ रहे हैं आप? और वह चली गई। डॉक्टर साहब का लिखा हुआ निबंध उठा लाई और बोली, लो यह निबंध की पांडुलिपि है। इसके बाद चंदर की ओर बड़ी दुलार से देखती हुई बोली, शाम को आओगे ना? अच्छा, हम परेशान नहीं करेंगे, तुम चुपचाप पढ़ना। जब रात को पापा आ जाए तो उन्हें निबंध का प्रतिलिपि देकर चले जाना। नहीं, आज शाम को मेरी दावत है ठाकुर साहब के यहाँ, तो उसके बाद आ जाना। और देखो, अब फरवरी आ गई है, मास्टर ढूंढ तो दो हमें। नहीं, ये सब झूठी बात है, हम कल सुबह आएंगे। अच्छा, तो सुबह जल्दी आना, और देखो मास्टर लाना मत भूलना। ड्राइवर उन्हें मुखर्जी रोड पहुंचा देगा। वह कार पर बैठ गया और कार स्टार्ट हो गई। फिर सुधा ने पुकारा, वह फिर उतरा। सुधा बोली, लो यह लिफाफा तो भूल ही गए थे, पापा ने लिख दिया है, उसे दे देना। अच्छा, कहकर फिर चंदर चला कि फिर सुधा ने पुकारा, सुनो, एक बार मैं क्यों नहीं कह देती सब? चंदर ने झुझलाकर कहा, अरे बड़ी गंभीर बात है, देखो वहाँ कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ दो बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसने गाल फुलाकर आंखें फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भंगिमा बनाई कि चंदर हंस पड़ा। सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर। सिविल लाइंस का एक जुगाड़ हिस्से में एक पुराना सा बंगले के सामने आकर मोटर रुकी। बंगले का नाम था लॉज लॉन, लेकिन सामने से कंपाउंडर ने जंगली घास उग गई थी और गुलाब के फूलों के बजाय अहाते में मुर्गी की पंख बिखरे पड़े थे। रास्ते पर भी घास उग गई थी और फाटक पर उसके एक खंभे का कॉन्सिंग टूट चुकी थी। बजाय लोहे के दरवाजे के दो आड़े बांस लगे हुए थे। फटाक के एक और एक छोटा सा लकड़ी का नाम टपल रखा था, जो कभी काला रहा होगा, लेकिन जिसे धूल, बरसात और हवा ने चितकबरा बना दिया था। चंदर मोटर से उतरकर उस बोर्ड पर लिखे हुए अधमीठे सफ़ेद अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन न जाने उसका मुंह देखकर सुबह उठा था कि उसे सफलता भी मिल गई। उस पर लिखा था M.A. डिफ्रूज। जिसने जेब पर लिफाफा निकाला और पता मिलाया, लिफाफे पर लिखा था मिस पी डिफ्रूज। यही बंगला है। उसे संतोष हुआ। हॉर्न दो, उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया, लेकिन किसी का बाहर आना तो दूर, एक मुर्गा जो अहाते से कुकरा रहा था, उसने मुड़कर बड़ी संदेश से त्रास से चंदर की ओर देखा और उसके बाद पंख फहराते हुए चीखते हुए जान छोड़कर भागा। बड़ा मनहूस बंगला है। यहाँ आदमी रहते हैं या प्रेत? कपूर ने उबकर कहा और ड्राइवर से बोला, जाओ तुम, हम अंदर जाकर देखते हैं। अच्छा हुजूर, सुधा बीबी से हम कह देंगे। कह देना। पहुँचा दिया। कार मुड़ी और कपूर बांस बांधकर अंदर घुसा। आगे की पोर्टिको खाली पड़ा था और नीचे जमीन ऐसी थी जैसे कोई साल से इस बंगले में कोई सवारी ना आई हो। वह बरामदे में गया। दरवाजे बंद थे और उन पर धूली जमी थी। एक जगह चौखट और दरवाजे के बीच में मकड़ी के जाला बुन रहा था। यह बंगला खाली है क्या? कपूर ने सोचा। सुबह 8:30 बजे ही वहाँ ऐसा सन्नाटा छाया था कि दिल घबरा जाए। आसपास चारों ओर आधी फ्लोर तक कोई बंगला नहीं था। उसने सोचा,
बंगले के पीछे की ओर शायद नौकरियों का झोपड़ियाँ हो। वह दाएं बाजू से मुड़ा और खुशबू का एक तेज झोंका उसे चूमता हुआ निकला। ताज्जुब है, यह सन्नाटा, यह मनहूसी और इतनी खुशबू, कपूर ने कहा और आगे बढ़ा तो देखा बंगले के पिछवाड़े गुलाब का एक बहुत सुंदर खूबसूरत बाग है। कच्ची रवीसे और बड़े बड़े गुलाब, हर रंग के। वह सचमुच लोजलान था। वह बाग में पहुंचा। उधर से भी बंगले के दरवाजे बंद थे। उसने खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बाग में घुसा कि शायद उससे कोई माली काम कर रहा हो। बीच बीच में ऊंचे ऊंचे जंगली चमेली के झाड़ थे और कहीं कहीं लोहे की छड़ी के कटघरे। बेगम बोलिया भी फूल रही थी, लेकिन चारों ओर एक अजब सा सन्नाटा था और हर फूल पर किसी खामोशी के फरिश्ते की छां थी। फूलों में रंग था, हवा में ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी, झोंकों में खुशबू थी, लेकिन फिर भी सारा बाग एक ऐसे सितारों का गुलदस्ता लग रहा था जिनकी चमक, जिनकी रोशनी और जिनकी ऊंचाई लूट चुकी थी। लगता है जैसे बाग का मालिक मौसमी रंगीन भूल चुका हो, क्योंकि नेस्टियम या स्वीट पी या फ्लॉस्पर कोई भी मौसमी फूल न था। सिर्फ गुलाब थे और जंगली चमेली थी और बेगम बेलिया थी जो सालों पहले बोए गए थे। उसके बाद उन्हीं की काट छाट पर बाग चल रहा था। बागवानी में कोई नवीनतम और मौसम का उल्लास न था। चंदर फूलों से बेहद शौकीन था। सुबह घूमने के लिए उसने दरिया किनारे के बजाय ऑलफ्रेंड पार्क चुना था, क्योंकि पानी की लहरों के बजाय उसने फूलों का बाग के रंग का सौरभ की लहरों से बेहद प्यार था। और उसे दूसरा शौक था कि फूलों के पौधों के पास से गुजरते हुए हर फूल को समझने की कोशिश करना। अपनी नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कुराते हुए ये फूल जैसे अपने रंगों की बोली में आदमी से जिंदगी का जीने कौन सा राज कहना चाहता है। और ऐसा लगता है कि हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश है, जिसे वह अपने दिल की पंखुड़ियों के आहिस्ते में सहेज कर रखे हुए हैं कि कोई सुनने वाला मिले और वह अपनी दास्तां कह जाए। पौधे की ऊपरी भूंगी पर मुस्कुराता हुआ आसमान की तरफ मुंह किए हुए गुलाब जो रात भर सितारों की मुस्कुराहट चुपचाप पीता रहा है, यह अपने मोतियों पंखुड़ियों के होठों से जाने क्या खिलखिलाता ही जा रहा है। जाने इसे कौन सा रहस्य मिल गया है। और वह एक नीचे वाली टहनी में आधा झुका हुआ गुलाब, झुकी हुई पंखुड़ी, पलकों सी पंखुड़ियों और दोहरी मखमली तार सी उसकी डंटी। यह गुलाब जाने क्या उदास है। और यह दुबली पतली सी लंबी सी नाजुक कली जो बहुत सावधानी से हरा आंचल लपेटे हैं और प्रथम ज्ञात यौवना की तरह लाज में जो सिमटी और सिमटी ही चली जा रही है। लेकिन जिसके यौवन की गुलाबी लहटें सात हरे पर्दों में से झलकी ही पड़ती है। और फारस के शहजादे जैसे शान से खिला हुआ पीला गुलाब, उस पीले गुलाब के अंदर आकर चंदर रुक गया और झुककर देखने लगा। कार्तिक पूनों के चांद से झरने वाले अमृत के पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भावुक परी की फैली हुई अंजलि के बराबर बड़ा सा वह फूल जैसे रोशनी बिखेर रहा था। बेगम बेलिया की कुंज से छानकर आने वाली तोता पंखी धूप ने जैसे उस पर धान पान की तरह खुशनुमा हरियाली बिखेरती थी। चंदर ने सोचा उसे तोड़ ले, लेकिन हिम्मत ना पड़ी। वह झुकी उसे सूंघ ही ले। सूंघने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया था कि पीछे से गरज कर कहा, हियर यू आर।
आई हैव कार्ड रेट 100 टुडे। यह तुम जानते हो, आज तुम्हें मौके पर पकड़ पाया हूँ। और उसके बाद किसी ने उसके दोनों हाथों को जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर सवार हो गया। वह उछल पड़ा और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाया। अजब रहस्यमय है यह बंगला। एक अव्यक्त भय से एक सिंहरण ने उसके हाथ पांव ढीले हो गए, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना एक हाथ छुड़ा लिया और मुड़कर देखा। एक बहुत कमजोर, बीमार सा, पीली आंखों वाला गोरा उसे पकड़े हुए था। चंदर ने दूसरे हाथ को फिर पकड़ने की कोशिश करता हुआ वह हाँफता हुआ बोला अंग्रेजी में, रोज रोज यहाँ से फूल गायब होते थे। मैं कहता था कौन ले जाता है। हो यह हाँफता जा रहा था। आज मैंने पकड़ा तुम्हें। रोज चुपके से ले चले जाते थे। वह चंदर को कसकर पकड़े थे, लेकिन उस बीमार गोरे की सांस जैसे छूटी जा रही थी। चंदर ने उसे झटका देकर धकेल दिया और डांटकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? पागल है क्या? खबरदार जो हाथ बढ़ाया, अभी ढेर कर दूंगा तुझे, गोरा सुअर। और उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और धक्का से गिर गया था। धूल झाड़ते उठ बैठा और बड़ी ही रोनी आवाज में बोला, कितना जुल्म है। मेरे फूल भी तुम चुरा ले गए और मुझे इतना हक भी नहीं है कि तुम्हें धमकाऊं। अब तुम मुझसे लड़ोगे? तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ। हाय रे मैं। और सचमुच वह जैसे रोने लगा हो। चंदर ने उसका रोना देखा और उसका सारा गुस्सा हवा में हो गया और हंसकर बोला, गलत फहमी है जनाब, मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैं चिट्ठी लेकर मिस ड्रीफूज से मिलने आया था। उसका रोना नहीं रुका। तुम बहाना बनाते हो और मैं अगर विश्वास नहीं करता तो तुम मारने की धमकी देते हो। अगर मैं कमज़ोर ना होता तो तुम्हें पीस कर खा जाता और तुम्हारी झोपड़ी कुचलकर फेंक देता, जैसे तुमने मेरे फूल फेंके होंगे। फिर तुमने गाली दी, मैं उठाकर तुमने अभी नाले में फेंक दूंगा। अरे बाप रे, दौड़ो, मुझे मार डाला। पॉपी टॉमी, अरे दोनों कुत्ते मर गए। उसने डर के मारे चीखना शुरू किया। क्या है बटरी, क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम के अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा। अरे मार डाला इसने, दौड़ो। झटके से बाथरूम का दरवाज़ा खुला। वेडिंग गाउन पहने हुए एक लड़की दौड़ती हुई आई और चंदर को देखकर रुक गई। क्या है? उसने डांटकर पूछा। कुछ नहीं, शायद पागल मालूम देता है। जवान संभाल कर बोलो, यह मेरा भाई है। ओह, कोई गलती भी हो। मैं मिस ड्रीफ्रूज से मिलने आया था। मैंने आवाज़ दी तो कोई नहीं बोला। मैं बाग में घूमने लगा, इतने में इसने मेरी गर्दन पकड़ ली। यह बीमार और कमज़ोर है, वरना अभी गर्दन दबा देता। गोरा उस लड़की को आते ही फिर तानकर खड़ा हो गया और दांत पीसकर बोला, अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, बदमाश कहीं का। चुपके आया और गुलाब तोड़ने लगा। मैं चमेली की झाड़ के पीछे से देख रहा था। अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ, तुम देखते हो बटरी, इसे मैं फ़ोन करती हूँ। लड़की ने डांटते हुए कहा, अरे भाई, मैं मिस ड्रीफ्रूज से मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानता, झूठा कहीं का। मैं मिस ड्रीफ्रूज हूँ। देखिए तो यह खत। लड़की ने खत खोला और पढ़ा और एकदम उसने आवाज़ बदल दी। छी बंटरी, तुम किसी दिन पागल हो जाओगे, पागल खाना जाओगे। आपको डॉक्टर सुल्का ने भेजा है। तुम मुझे बदनाम कर डालोगे। उसकी शक्ल और भी रोनी हो गई। मैं नहीं जानता था। उसने और भी घबराकर कहा, माफ़ कीजिएगा। लड़की की बड़े मीठे स्वर में साफ हिंदुस्तानी में कहा, मेरे भाई का दिमाग जरा ठीक नहीं रहता जब से इसकी पत्नी की मौत हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि किसी भले आदमी का इज्जत उतार ले। चंदर ने बिगड़ कर कहा, देखिए, बुरा मत मानिए, मैं इनकी ओर से माफ़ी मांगता हूँ। आइए अंदर चलिए। उसने चंदर के हाथ पकड़कर लिया
और हाथ बेहद ठंडा था। वह नहाकर आ रही थी। उसने हाथ से उस तुषार स्पर्श से चंदर सिहर उठा और उसने झटपट कहा, अफसोस आपका हाथ तो बर्फ है। लड़की चौंक गई। वह स्नाता सहसा चकित हो गई और बोली, अरे शैतान तुम्हें ले जाए बंटी, तुम्हारे पीछे मैं बेटिंग गाउन में भाग आई। और बेटिंग गाउन के दोनों कलर पकड़कर उसने अपनी खुली गर्दन ढकने का प्रयास किया और फिर अपनी पोशाक पर लज्जित होकर भाग गई। अभी तक गुस्से के मारे चंदन ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन उसने देखा कि वह 23 बरस की दुबली पतली तनुरिनी है। लहराता हुआ बदन, गले तक कटे हुए बाल, एलो इंडियन होने के बावजूद गोरी नहीं है। चाय की तरह वह हल्की पतली भूरी और तुर्क थी। भागते वक्त ऐसी लग रही थी जैसे छलकती हुई चाय। इतने में वह गोरा उठा और चंदर का कंधरा छूकर बोला, माफ़ करना भाई, उसने मेरी शिकायत मत करना। अकल से ये गुलाब मेरी मित्र पत्नी का यादगार है। जब इसका पहला पेड़ आया था तब मैं इतना जवान था जितने तुम, और मेरी पत्नी उतनी ही अच्छी थी जितनी पंपी। कौन पंपी? यह मेरी बहन परमिला डिफ्रूज। ओह, कब मरी आपकी पत्नी? माफ़ कीजिएगा, मुझे भी मालूम नहीं था। हाँ, मैं बड़ा अभागा हूँ, मेरा दिमाग कुछ खराब है। देखिए, कहकर उसने झुककर अपनी खोपड़ी चंदर के सामने कर दी और बहुत गिड़गिड़ाकर बोला, पता नहीं कौन मेरे फूल चुरा ले जाते हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 5 साल से मैं इन फूलों को संभाल रहा हूँ। हाय रे मैं, जाइए, पंपी बुला रही है। पिछवाड़े के सहन के बीच का दरवाज़ा खुल गया था और पंपी कपड़े पहनकर बाहर झाँक रही थी। चंदर आगे बढ़ा और गोरा मुड़कर अपने गुलाब और चमेली की झाड़ी में खो गया। चंदर गया और कमरे में पड़े हुए एक सोफे पर बैठ गया। पंपी टॉयलेट कर चुकी थी और एक हल्की फ्रांसीसी खुशबू की महक रही थी। शैम्पू से धुले हुए रूखे बाल जो मचले पड़ रहे थे। खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला चिपका हुआ छीना ब्लाउज और ब्लाउज में एक फ्लेनेर और फुट पैंट जिसके 2 गेलिस कमर, छाती और कंधे पर चिपके हुए थे। होठों पर एक हल्की लिपस्टिक की झलक मात्र थी और गले पर बहुत हल्का पाउडर जो बहुत नज़दीक से ही मालूम होता था। लंबे नाखून पर हल्की गुलाबी पैंट। वह आई निसंकोच भाव से उसी सोफे पर कपूर के बगल पर बैठ गई और बड़ी मुलायम आवाज़ से बोली, मुझे बड़ा दुख है मिस्टर कपूर, आपको बहुत तवालत उठानी पड़ी। चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का सारा गुस्सा हवा में हो गया। कोई भी लड़की निसंकोच भाव से इतनी अपनायत से सहानुभूति दिखाए और माफ़ी मांगे तो उसके सामने कौन पानी पानी नहीं हो जाएगा। और फिर वह भी तो जबकि उसके होठों पर ना केवल बोली अच्छी लगती थी परंतु लिपस्टिक भी इतनी ही प्यारी हो। लेकिन चंदर की एक आदत थी, और चाहे कुछ हो न हो कम से कम वह एक अच्छी तरह जानता था नारी जाति से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितनी ढील देना चाहिए, कितना कसना चाहिए, कब सहानुभूति से उन्हें झुकाया जा सकता है, कब अकड़कर। उस वक्त जानता था कि इस लड़की में वह जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है, उस अपने अपमान पर हजारने के तौर पर। इसीलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिस डिफ्रूज अपने बीमार भाई होने के बावजूद बहुत मजबूत है। उफ, गर्दन पर जैसे अभी तक जलन हो रही है। ओहो, सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखो, और कलर हटाकर उसने गर्दन पर अपनी बर्फीली अंगुलियाँ रख दी। लाइए, लोशन मल दूँ मैं? धन्यवाद धन्यवाद, इतना कष्ट ना कीजिए, आपकी उंगलियां गंदी हो जाएगी। कपूर ने बड़ी शालीनता से कहा।
मम्पी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में हल्का सा लाज और वक्ष में एक हल्का सा कफन दौड़ गया। वह वाकई कपूर ने चाहे शरारत से कहा हो, लेकिन कहा इतने शांत और संयत स्वरों में कि पम्पी कुछ प्रतिवाद भी ना कर सकी। और फिर 6 बरस से 8 बरस तक कौन ऐसी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश ना हो जाए। अच्छा लाइए, वह स्पीच कहाँ है जो मुझे टाइप करना है? उसके विषय बदलते हुए कहा। यह लीजिए, कपूर ने दे दी। यह तो मुमकिन से 3 से 4 घंटे का काम है। और पम्पी स्पीच को उलट पुलट कर देखने लगी। माफ़ कीजिएगा, अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं तो आप टाइपिस्ट हैं? कपूर ने बहुत शिष्टता से पूछा। जी नहीं, मम्पी ने उन्हीं कागजातों पर नज़र गड़ाते हुए कहा। मैं कभी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड लिखी थी, और तब मैं सीनियर कैंपस पास करके यूनिवर्सिटी गई थी। यूनिवर्सिटी मुझे झेलनी पड़ी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? रावलपिंडी में आर्मी है। लेकिन फिर आप दीपक्रूज क्यों लिखती है? और फिर मिस? क्योंकि हम लोग अलग हो गए हैं। और इस पीस का कागज़ तो फिर तह करती हुई बोली। मिस्टर कपूर, आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते? नहीं। बहुत अच्छे, तब तो हम लोगों में नींव जाएगी। मैं शादी से बहुत नफरत करती हूँ। शायद आपने को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। देखिए, ये मेरा भाई है ना, कैसे पीले और बीमार से हैं। ये पहले तो बड़े तंदुरुस्त और टेनिस में प्राप्त के अच्छे खिलाड़ियों में से थे। एक बिशप और दुबली पतली भावुक लड़की से इन्होंने शादी कर ली और उसे बेहद प्यार करते थे। सुबह शाम दोपहर रात कभी उसे अलग होने ही नहीं देते थे। हनीमून के लिए उसे लेकर शिलोंग गए थे। वह लड़की बहुत कला प्रिय थी, बहुत अच्छा नाचती थी, बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत लिखती थी। वह गुलाब के बाग उसी के लिए बनाया था और इन्हीं के बीच में दोनों बैठकर घंटों गुजार देते थे। कुछ दिनों बाद दोनों में झगड़ा हुआ। क्लब में बॉल डांस था और उस दिन वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। डांस के वक्त इसका ध्यान डांस की तरफ कम था, अपनी पत्नी पर के तरफ ज़्यादा। उन्होंने आवेश में उनकी उंगलियां जोर से दबा दी। वह चीख पड़ी और सभी लोग इन लोगों को देखकर हंस पड़े। वह घर आई और बहुत बिगड़ी और बोली, आप नाच रहे हो? आप नाच रहे थे या टेनिस में मैच खेल रहे थे? मेरा हाथ था कि टेनिस का रैकेट। इस बात पर बटरी भी बिगड़ गया और उस दिन से जो इन दोनों में खटकी तो फिर कभी ना बनी। धीरे धीरे वह लड़की एक साजेट को प्यार करने लगी। बंटी में इतना सदमा हुआ कि वह बीमार पड़ गया, लेकिन बंटी ने तलाक नहीं दिया, उस लड़की से कुछ कहा भी नहीं और उस लड़की का साजेट से प्यार जारी रखा। लेकिन बीमारी में बंटी की बहुत सेवा की। बंटी अच्छा हो गया। उसके बाद उसको एक बच्ची हुई और उसी में वह मर गई। हालांकि हम लोग सब जानते थे कि वह बच्ची उसे साजेंट की थी, लेकिन बंटी को ये शौक नहीं होता कि वह साजेंट से वह प्यार करती थी। वह कहता है कि वह दूसरे को प्यार करती होती तो मेरा इतना सेवा कैसे कर सकती थी भला। उस बच्ची का नाम बंटी ने रोज रखा और उसे लेकर दिन भर उन्हीं गुलाबों के पेड़ों के बीच में बैठा रहता था, जैसे अपनी पत्नी को लेकर बैठता था। 2 साल बाद बच्ची को सांप ने काट लिया और वह मर गई। और तब से बंटी का दिमाग ठीक नहीं रहता। खैर जाने दीजिए, आइए अपना काम शुरू करें। चलिए अंदर के स्टडी रूम में चलें। चलिए, चंदर बोला और पम्पी के पीछे पीछे चल दिया। मकान बहुत बड़ा था और पुराने अंग्रेज़ों के ढंग पर सजा हुआ था। बाहर से जितना पुराना और गंदा नज़र आता था, अंदर से उतना ही आलीशान और सुधरा। ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने की छाप थी अंदर। यहाँ तक कि बिजली लगाने के बावजूद अंदर पुराने बड़े बड़े हाथ
से खींचे जाने वाले पंखे लगे थे। 2 कमरों को पार कर लेने वे लोग स्टडी रूम में पहुंचे। बड़ा सा कमरा जिसके चारों तरफ अलमारियों की किताबें सजी हुई थी। 4 कोनों में 4 मेजें लगी हुई थी जिनमें कुछ बस्ट और कुछ तस्वीरें स्टैंड के सहारे रखी हुई थी। एक अलमारी के नीचे खाने की टाइपराइटर रखा था। मम्पी ने बिजली जला दी और टाइपराइटर खोलकर साफ करने लगी। चंदर घूमकर किताबें देखने लगा। एक कोने में कुछ मराठी की किताबें रखी हुई थी। उसने बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा मम्पी, ओह माफ़ कीजिए मिस ड्यू। नहीं, आप मुझे मम्पी पुकार सकते हैं, मुझे यही नाम अच्छा लगता है। हाँ, कुछ क्या पूछ रहे थे आप? क्या आप मराठी भी जानती हैं? नहीं, मैं तो नहीं, मेरा नाना जी जानती थी। क्या आपको डॉक्टर सुल्का ने हम लोगों के बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, कपूर ने कहा। अच्छा, ताजुब है, मम्पी बोली। आपने ट्रेनॉली डी क्रूज का नाम सुना है ना? हाँ हाँ, डे क्रूज जिन्होंने कौसाम्बी की खोदाई करवाई थी, वह तो बहुत बड़े पुरातत्विक थे, कपूर ने कहा। हाँ वही, वह मेरे सगे नाना थे और वह अंग्रेज नहीं थे, मराठा थे। और उन्होंने मेरी नानी से शादी की थी जो एक कश्मीरी ईसाई महिला थी। उसके कारण भारत में उसने ईसाईयत अपनानी पड़ी। यह मेरे नाना का ही मकान है और हम सब लोग मिल गया है। डॉक्टर शुक्ला के दोस्त मिस्टर श्रीवास्तव ब्लेस्टर है ना, वे हमारे खानदान में एल्टनी थे। उन्होंने और डॉक्टर शुक्ला ने ही यह जायदाद हमें दिलवाई, लेकिन मशीन तो ठीक हो गई। उन्हें टाइपराइटर में कार्बन और कागज लगाकर कहा, लाइए निबंध। उसके बाद घंटे भर तक टाइपराइटर रुका नहीं। कपूर ने देखा कि लड़की जो व्यवहार में इतनी सरल और स्पष्ट है, फैशन में इतनी नाजुक और शौकीन है, काम करने में उतनी ही मेहनती और तेज भी है। उसकी उंगलियां मशीन की तरह चल रही थी और तेज इतनी कि 1 घंटे से उसने लगभग आधी पांडुलिपियां टाइप कर डाली थी। ठीक 1 घंटे के बाद उसने टाइपराइटर बंद कर दिया। बगल में बैठे हुए कपूर की ओर झुककर कहा, आप थोड़ी देर आराम। और अपनी उंगलियां चटखाने के बाद वह कुर्सी खिसकाकर उठी और एक भरपूर अंगड़ाई ली। उसका अंग अंग धनुष की तरह झुक गया। उसके बाद कपूर के कंधे पर बेतुल्की के हाथ रखकर बोली, क्यों, एक प्याला चाय मंगवाई जाए? मैं तो पी चुका हूँ, लेकिन मुझसे तो काम होने से रहा, अब बिना चाय के। मम्पी एक अड़हल बच्ची की तरह बोली और अंदर चली गई। कपूर ने टाइप किए हुए कागज उठाए और कलम निकालकर उसकी गलतियाँ सुधारने लगा। चाय पीकर थोड़ी देर में मम्पी वापस आई और बैठ गई। उसमें एक सिगरेट केस कपूर के सामने किया। धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। अच्छा, ताजुब है, आपकी इजाज़त हो तो मैं सिगरेट पी लूँ? क्या आप सिगरेट पीती हैं? छी, पता नहीं क्यों औरतों का सिगरेट पीना मुझे बहुत नापसंद है। मेरी तो मजबूरी है मिस्टर कपूर, मैं यहाँ के समाज में मिलती जुलती नहीं। अपने विवाह और अपने तलाक के बाद मुझे एंग्लो इंडियन समाज से नफरत हो गई है। मैं अपने दिल से हिंदुस्तानी हूँ, लेकिन हिंदुस्तानियों से घुलना मिलना हमारे संभव नहीं। घर में अकेली रहती हूँ, सिगरेट और चाय की तबीयत बदल जाती है। किताबों का मुझे शौक़ नहीं। तलाक के बाद अपने पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी? मिस्टर कपूर ने पूछा। मैंने कहा ना किताबों का मुझे शौक़ नहीं, बिल्कुल, मम्पी बोली। और मैं अपने को आदमियों से घुलने मिलने का लायक नहीं पाती। तलाक के बाद साल भर तक मैं घर पर बंद रही। मैं और बंटी से बातें करके ही मौका मिला। बंटी मेरा भाई, वह भी बीमार और बूढ़ा, कहीं कोई ताल्लुक़ की गुंजाइश नहीं। अब मैं हरेक से बेफिजूली की बातें करती हूँ तो कुछ लोग मुझ पर हंसते हैं। कुछ लोग मुझे सभ्य समाज के लायक नहीं समझते।
कुछ लोग उसका गलत मतलब निकालते हैं, इसीलिए मैं अपने को अपने बंगले में ही कैद कर लिया है। अब आप ही हैं। आज पहली बार मैंने देखा आपको। मैं समझा ही नहीं कि आपसे कितना दूर आप रखना चाहिए। अगर आप भले मानस ना हो तो आप इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। अगर यही बात हो तो कपूर हंसकर बोला, संभव है कि मैं भले मानस बनने के बजाय गलत मतलब निकालना ज़्यादा पसंद करूं। तो संभव है कि मैं मजबूर होकर आपसे भी ना मिलूं। पंपी गंभीरता से बोली, नहीं मिस डिफ्रूज नहीं, आप पंपी कहिए, डिफ्रूज नहीं। पंपी सही, आप गलत ना समझें, मैं मजाक कर रहा था। कपूर बोला, उतने देर में समझ लिया था कि साधारण ईसाई छोकरी नहीं है। इतने में बंटी लड़खड़ाता हुआ हाथ में धूल सना खुरपा लिए हुए आया और चुपचाप खड़ा हो गया और अपनी धुंधली पीली आंखों से एकटक कपूर को देखने लगा। कपूर ने एक कुर्सी खिसका दी और कहा, आइए। पंपी उठी और बंटी के कंधे में हाथ रखकर कहा, उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठा दिया। बंटी बैठ गया और आंखें बंद कर ली। उसका बीमार कमजोर व्यक्तित्व जाने कैसा लगता था कि पंपी और कपूर दोनों चुप हो गए थे। थोड़ी देर बाद बंटी ने आंखें खोली और बहुत करुण स्वर में बोला, पंपी तुम नाराज हो। मैंने जानबूझकर तुम्हारे मित्र का अपमान नहीं किया था। अरे पंपी, अरे नहीं। पंपी ने उठकर बंटी के माथा सहलाते हुए कहा, मैं तो भूल गई और कपूर भी भूल गए। अच्छा धन्यवाद। पंपी अपना हाथ इधर लाओ। और वह पंपी को हाथ पर सिर रखकर पढ़ रहा और बोला, मैं कितना अभागा हूँ, कितना अभागा। अच्छा पंपी, कल रात को तुमने सुना था वह आई थी और पूछ रही थी, बंटी तुम्हारी तबीयत अब ठीक है? मैं झट अपनी आंखें ढक ली और कही, आंखों का पीलापन देख न ले। मैंने कहा, तबीयत अब ठीक है, मैं अच्छा हूँ। तो उठी और जाने लगी। मैंने पूछा, कहाँ चली? तो वो बोली, सौजेट के साथ जरा क्लब जा रही हूँ। तुमने सुना था ना पंपी? कपूर स्तंभ सा उन दोनों को देख रहा था। पंपी ने कपूर की आंखों का इशारा करते हुए कहा, हाँ हमसे मिली थी वह, लेकिन बंटी वह स्विट्जरलैंड के साथ नहीं गई थी। हाँ, तब बंटी की आंखें चमक उठी और उसे उल्लास भरे स्वर्गों ने में पूछा। वह बोली, बंटी के ये गुलाब स्विट्जरलैंड से ज़्यादा प्यारे हैं। पंपी बोले, अच्छा। मुस्कुराहट के बंटी के चेहरा खिल उठा। उसकी पीली पीली आंखें और धंस गई और दांत बाहर छलकने लगा। क्या कहा उसने? फिर तो कहो। उसने कहा, ये गुलाब स्विट्जरलैंड से ज़्यादा प्यारे हैं। उसने कहा, ये गुलाब स्विट्जरलैंड से ज़्यादा प्यारे हैं। फिर इन्हीं गुलाबों पर नाचती रही और सुबह होते ही इन्हीं फूलों में छिप गई। तुम्हें सुबह किसी फूल में तो नहीं मिली? तुम्हें तो किसी फूल में नहीं मिली? बंटी ने बच्चों से भोले विश्वास से स्वरों में कपूर से पूछा। चंदर चौंक उठा। पंपी ने बंटी के इन बातों पर उसका मन बेहद भर आया। बंटी ने मुस्कुराकर उसके नसें थपथपानी उठी। नहीं, मैंने तो नहीं देखा था, चंदर ने कहा। बंटी ने फिर मायूसी से सिर झुका लिया और आंखें बंद कर ली और कहरती ही आवाज़ से बोली, जिस फूल में वह छिप गई थी उसी को किसी ने चुरा लिया होगा। फिर सहसा वह तनकर खड़ा हो गया और पुचकारते हुए बोला, न जाने ये फूल चुराता है, कौन चुराता है? अगर मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसका खून ऐसे पी लूँ। उसके हाथ में एक उंगलियां काटते हुए कहा और छुपकर लड़खड़ाता हुआ चला गया। वातावरण इतना भारी हो गया था कि फिर मम्पी और कपूर ने कोई बातें नहीं की। मम्पी ने चुपचाप टाइप करना शुरू किया और कपूर चुपचाप बंटी की बातें सोचता रहा। आधा घंटा भर टाइपराइटर खामोश हुआ तो कपूर ने कहा, मम्पी, मैंने जितने लोग देखे हैं उसमें
शायद बंटी सबसे विचित्र है और शायद सबसे दर्दनीय। मम्मी खामोश रही, फिर उसे लापरवाही से अंगड़ाई लेते हुए बोली, मुझे बंटी की बातों पर जरा भी दया नहीं आती। मैं उसको दिलासा देती हूँ क्योंकि वह मेरा भाई है और बच्चे की तरह नासमझ और लाचार है। कपूर चौंक गया। वह मम्मी की ओर इस आश्चर्य से चुपचाप देखता रहा और बोला नहीं। क्यों, तुम्हें ताज्जुब नहीं होता? क्यों होता है? मम्मी ने कुछ मुस्कुराकर कहा, लेकिन मैं सच कहती हूँ। वह बहुत गंभीर हो गई। मुझे जरा तरस नहीं आता इस पागलपन पर। क्षण भर चुप रही, फिर जैसे बहुत ही तेजी से बोली, तुम जानते हो उसने फूल कौन चुराता है? मैं उसे तोड़कर फूल फेंक देती हूँ। मुझे शादी से नफरत है। शादी के बाद होने वाली आपसी धोखेबाजी से नफरत है और उस धोखेबाजी के बाद उस झूठ मूठ का यादगार और बेईमानी के पागलपन से नफरत है। और ये गुलाब के फूल, ये क्यों मूल्यवान है? इसीलिए न कि इसके साथ बंटी की ज़िंदगी की इतनी बड़ी ट्रेजेडी गुंथी हुई है। अगर एक फूल के खूबसूरत होने के लिए आदमी की ज़िंदगी में इतनी बड़ी ट्रेजेडी आना ज़रूरी है, तो लागत है उन फूलों की खूबसूरती पर। मैं उनसे नफरत करती हूँ। इसीलिए मैं किताबों से नफरत करती हूँ। एक कहानी लिखने के लिए कितनी कहानियों की ट्रेजेडी बर्दाश्त करनी होती है। मम्मी चुप हो गई। उसका चेहरा सूख हो गया था। थोड़ी देर बाद उसका तेज उतर गया और वह अपने आवेश में खुद शर्मा गई। उठकर वह कपूर के पास गई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, बंटी से मत कहना, अच्छा? कपूर ने सिर हिलाकर स्वीकृति दी और कागज समेटकर खड़ा हुआ। मम्मी ने उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे अपनी ओर घुमाकर कहा, देखो, पिछले साल 4 में चली थी और किसी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। तुम आए और दोस्त बन गए, तो अब अक्सर आना। अच्छा, कपूर ने गंभीरता से कहा, डॉक्टर शुक्ला को मेरा अभिवादन करना। कभी यहाँ जरूर आएं। आप कभी चलिए, वहाँ उनकी लड़की है, आप उनसे मिलकर खुश होगी। मम्मी उसके साथ फाटक तक पहुँचाने चली तो देखा बंटी एक चमेली की झाड़ की टहनियाँ हटा कर कुछ ढूंढ रहा था। मम्मी को देखकर पूछा, उसने तुम्हें याद है वह चमेली की झाड़ में तो नहीं छिपी थी? कपूर ने पता नहीं क्यों जल्दी मम्मी का अभिवादन किया और चल दिया। उसे बंटी को देखकर डर लगता था।